स्कूल हो गया, स्कूल के बाद वापस आते ही बच्चे को ट्यूशन भेज दिया, ट्यूशन से वापस आया स्केटिंग क्लास चला गया, फिर स्विमिंग क्लास चला गया। तो इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? जब वो दबाव में होगा तो कम कम्युनिकेट करेगा, वो गुमसुम रहेगा और उसके चेहरे पे वो परेशानी झलके। हम जानते हैं कि बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। सेरेलैक खिलाना बच्चे को अच्छा माना जाता है या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हो? लेकिन आप सेरेलैक घर पे भी बना सकते हैं, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे घर पे मिलते हैं, तो आप होममेड सेरेलैक का इस्तेमाल करें। ऑटिज्म का छोटा पार्ट है। अच्छा। और ये स्क्रीन टाइम ही इसका या टीवी का एक्सपोजर ही सबसे बड़ा कारण है। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में पुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जांच होनी चाहिए कि क्या क्या उस डेफिशिएंसीज है उसको। पोल्यूशन से बच्चों को कैसे बचाया जाए? बच्चे को गुनगुना पानी दें, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अभी अभी दिवाली ख़त्म हुई है और मेरी दिवाली तो बहुत अच्छी रही। आप लोगों की आई होप अच्छी दिवाली रही होगी। और जैसे जैसे दिवाली जाती है तो हमें ऐसा एक दुख होता है कि थोड़ा त्यौहार ख़त्म हो गया, लेकिन इन्हीं सब के साथ थोड़ी बहुत बीमारियां भी हमारे साथ आती हैं ड्यू टू दिस पोल्यूशन, और काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा जो इन चीज़ों के लिए प्रोन होते हैं वो होते हैं छोटे बच्चे। तो आज इन्हीं बच्चों के बारे में, इनकी वेलबींग के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो हैं एक पीडियाट्रिशियन निदान क्लिनिक में। हेलो वंडरफुल पीपल, मैं हूं आंचल और आप देख और सुन रहे हैं आज तक रेडियो का हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग टुडे? मैं अच्छा हूँ और आप भी अच्छे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। जी सर। सर, तो जैसे सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स, हमेशा हमने भी बचपन से देखा है कि सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जो हमें दिया जाता है वो होता है खाने पे कि ये खाना नहीं खा रहा है। अब हम बड़े हो गए तो भी लोग बोलते हैं खाना नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा ऐसा होता है कि आजकल की जो आप लाइफ स्टाइल देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे ही फिनिकी ईटर्स होते हैं और वो बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं हमेशा सलाह देना चाहता हूँ अपने अभिभावकों को कि आप बच्चों को एक बैलेंस डाइट दें जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि प्रोटीन एक बैलेंस डाइट में मसल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ में बहुत लाभकारी होता है। जबकि आप देखेंगे कि बच्चे आजकल जंक फूड, फास्ट फूड और बेवरेजेस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। इसके साथ एक और ज़रूरी है हाइड्रेशन। आप ज़्यादातर देखोगे पेरेंट्स कहते हैं बच्चा हमारा पानी नहीं पीता है। हाइड्रेशन होना बहुत ज़रूरी, जो कि एक अच्छे डाइजेशन में मदद करता है। तो एक बैलेंस डाइट जिसमें कि आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के अलावा मल्टीविटामिन और न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए और हमें नेचुरल पदार्थों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब मैं नेचुरल की बात करता हूँ, जैसे च्यवनप्राश है, आंवला की चटनी है, वेजिटेबल्स हैं जिसमें हमें बहुत सारे मिनरल्स और काफ़ी सारे ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि शारीरिक विकास को मदद करते हैं। अगर बैलेंस डाइट होगा तो बच्चा अच्छा विकास करेगा और समुचित विकास होने के बाद ही वो बीमारियों से लड़ पाएंगे। जी सर। सर, जैसे ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए और बाकी हाइट जैसे बच्चों की होती है, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक खाना होता है जिससे हाइट भी ग्रो हो और थोड़ा डेवलपमेंट भी, मतलब मसल ग्रो हो, और ऐसा कोई खाना होता है बच्चों के लिए? देखिए, अगर हम सिर्फ लंबाई या हाइट की बात करें तो इसमें जेनेटिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन दूसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ स्टाइल। यानी आप फिजिकल एक्सरसाइजेज क्या कर रहे हैं, कौन से स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं। और डाइट की अगर बात करें तो प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन D3, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर विटामिन D3 हम सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे, जैसे आपको पता है कि विटामिन D3 हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है और आजकल हम अपने आप को सनलाइट से एक्सपोज बिल्कुल नहीं करते हैं, तो विटामिन D3 लगभग सभी के कम होते हैं। तो उसका आपको नियमित रूप से जांच करा के उसकी मात्रा देनी चाहिए। अगर वो अच्छी मात्रा में है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, और आपको पता है कि अगर कैल्शियम अच्छी होगी तो हमारी बोन्स की ग्रोथ अच्छी होती है और लंबाई में जाकर ये आपको डायरेक्टली फ़ायदा करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों की फिजिकल एक्सरसाइज और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और हर स्कूल वालों को इसमें एक रोल प्ले करना चाहिए जिसमें कि बच्चों को एक फिजिकल एक्टिविटी कराएं। अगर आप विदेश में जाएंगे तो वहाँ पे इस पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है और वो फिजिकली काफ़ी अच्छे ग्रोथ रहते हैं। आजकल हमारे बच्चों की लाइफ स्टाइल एक कमरे तक सीमित रह गई है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत होता है और बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते हैं, जिससे उनके शारीरिक विकास पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप अच्छी लंबाई चाहते हैं
तो आप प्लीज़ बच्चे के शारीरिक विकास पे ध्यान दें और इन सप्लीमेंट्स का ज़रूर पालन करें। जी सर, जैसे सेरेलैक होता है, बॉर्नवीटा होता है, तो सेरेलैक खिलाना बच्चे को अच्छा माना जाता है या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? देखिए, पीछे भी न्यूज़ में आया था, खास करके एक खास कंपनी के बारे में ऐसा आया था कि उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। उस पे काम किया गया है, बहुत सारी कंपनियों ने उसको अब मापदंड के हिसाब से दिया है, लेकिन आप सेरेलैक घर पे भी बना सकते हैं। उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे घर पे मिलते हैं, तो आप होममेड सेरेलैक का इस्तेमाल करें। सो होममेड सेरेलैक कैसे बनाया जाता है? देखिए, जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हो, जैसे आप वीट, रागी, इन सबको मिला करके आप उसको पानी में घोल करके बना सकते हैं। उसके जो पाउडर फॉर्म होते हैं उसको आप पानी में मिक्स कर सकते हैं और होममेड सेरेलैक आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। अगर आप पैकेज फूड को डिस्करेज करना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और वो आप अपने घर में ही कर सकते हैं। जी सर, जैसे एलर्जीज़ बच्चों को हो जाती है, मतलब स्टार्टिंग से ही होती हैं, तो हम कैसे पकड़ सकते हैं कि इसको इस पर्टिकुलर खाने से एलर्जी है? और जब हमने पकड़ लिया कि मान लीजिए उसको मिल्क से एलर्जी है, तो फिर उसको कैसे ठीक करा जा सकता है या एलर्जीज़ ठीक ही नहीं होती हैं? देखिए, किस चीज़ से एलर्जी है जानना ज़रूरी है। आपने एक बात का जिक्र किया कि अगर मिल्क से एलर्जी है तो हम काफ़ी अर्ली पकड़ सकते हैं। जैसे आपको पता है दोस्तों कि शुरुआत में बच्चे 6 महीने तक सिर्फ दूध पे रहते हैं, तो उस समय अगर मिल्क एलर्जी है तो सोया मिल्क भी दे सकते हैं। अगर लैक्टोज एलर्जी है तो सोया मिल्क आती है जो लैक्टोज फ्री होती है, या लो लैक्टोज मिल्क भी आते हैं, उस पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी फूड की बात करें जिससे एलर्जी है, तो आपको पता है कि 6 मंथ्स में हम बच्चे को वीनिंग करते हैं। जब हम पहला खाना देते हैं उसको वीनिंग बोलते हैं और या हिंदी में अनप्राशन बोलते हैं। तो आप अनप्राशन के बाद आप इस चीज़ को निश्चित कर सकते हैं। तो इसी के लिए आपको किसी खाने को बार बार रिपीट करना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि बच्चा कैसे रिएक्ट करता है। अगर बच्चा उस चीज़ को अच्छे से ले रहा है यानी उसको कोई एलर्जी नहीं है। खासकर अगर एलर्जी की बात करें तो इसमें बच्चे को काफ़ी इंडाइजेशन हो सकता है, मैल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, कोई स्किन रिएक्शंस भी हो सकते हैं किसी खास फूड से। अगर ऐसा है तो आप अपने निकटतम पेडिट्रिशियन से मिल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी टेस्ट भी होती है जिस टेस्ट से हम पता कर लेते हैं कि बच्चे को कोई खास एलर्जी है और उसका आप उपचार कर सकते हैं। जी सर, ये तो हो गई बात बच्चों के बैलेंस डाइट की और खाने की। अब हम सबसे ज़्यादा जो मेन टॉपिक है वो है स्क्रीन टाइम। बच्चों का आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, पेरेंट्स ना चाहते हुए भी उनको वो स्क्रीन देनी पड़ती है बच्चों को। तो उससे बच्चों को मतलब कैसे आप एक बैलेंस बना सकते हैं स्क्रीन टाइम और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, और इस आदत को कैसे छुड़वाया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये काफ़ी चिंताजनक विषय है। मैं अगर बताऊं तो प्रतिदिन क्लिनिक में मेरे 3 से 4 केसेज इसके आते हैं। इसको हम लोग स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं या एक ऑटिज्म का छोटा पार्ट है। अच्छा। और ये स्क्रीन टाइम ही इसका या टीवी का एक्सपोजर ही सबसे बड़ा कारण है। देखिए, एक विकसित विकास होने वाले दिमाग को, बच्चे की ब्रेन डेवलप हो रही है, उसको अगर आप स्क्रीन टाइम देते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और आजकल इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। बच्चा रो रहा है, मोबाइल दिखा दो। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, आप शॉर्टकट्स चाहते हैं। विश्वास करें दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। और बच्चा अगर आगे चल कर के स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार होता है, कई वर्ष लग जाएंगे तब जाके सुधार होंगे, और वो भी सुधार आपकी इच्छा अनुसार पूरे नहीं हो पाते हैं। तो बच्चे को 2 साल से नीचे तो स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए, एकदम जीरो है मेरे तरफ से। और आप देखेंगे कि आजकल जो जागरूकता बढ़ रही है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे विश्व में लगभग 26 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं। अरे बाप रे। और एक काफ़ी बड़ा फिगर है, और ये डेवलप्ड सिटी, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बीमारियां हैं। आप देखोगे ग्रामीण इलाकों में आज भी ये केसेस नहीं होते क्योंकि वहाँ स्क्रीन टाइम उतना इस्तेमाल नहीं करते। बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेशन स्थापित करना बहुत आवश्यक है। जब आप कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे तभी वो सही समय पे बोलना सीखेगा और सोसाइटी में उसको हमको अंदर लाना है। जब आप स्क्रीन टाइम देते हैं तो बच्चा आपकी सोसाइटी से बाहर हो जाता है, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है और ये आगे चल के एक विकट समस्या बन जाती है। जी सर, जैसे स्क्रीन टाइम से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं? मतलब ऐसी कोई बीमारियां भी हो जाती हैं क्या स्क्रीन टाइम से? जैसे आपने बताया कम्युनिकेशन, ऑटिज्म, ऐसी कोई और, जैसे आईसाइट वीक हो जाए, आंखों की रोशनी, बिल्कुल। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चा पैदा होता है लेकिन हर चीज़ विकसित समय से होती है। जैसे आप देखें कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम 6 महीने के बाद डेवलप होती है, तो हम खाना 6 महीने के बाद देते हैं। उसी प्रकार से देखें कि किडनी हमारा 1 साल के बाद डेवलप होता है, तो हम नमक का इस्तेमाल 1 साल के बाद करते हैं।
इसी प्रकार से हमारी आँखों की भी विकास जो है वो समय के साथ होती है। तो अगर आप जब बच्चे का आँख पूरी तरीके से विकसित नहीं है और अगर स्क्रीन टाइम देंगे तो उसको आँखों की रोशनी पे भी ये फ़र्क पड़ता है। सर जैसे स्कूल्स में आजकल एडुकॉम हो गए हैं और स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं, तो सब कुछ अब वाइट बोर्ड के से वो ब्लैक बोर्ड से हट के एकदम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स पे चला गया है। तो इस पे कोई आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं जब आप स्कूल भेज रहे हैं अपने बच्चे को, तो ऐसे कोई प्रिकॉशंस हैं जो ले सकते हैं, या पूरा ही एक्सपोज हो जाता है बच्चा? आपने बिल्कुल कहा, लेकिन मैंने इससे पहले ही जिक्र किया है कि मैं 2 साल से नीचे 0 स्क्रीन टाइम की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम स्कूल की बात करते हैं और बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है, जब हमारी टाइमिंग्स होती है नर्सरी के बाद की, तो 3 साल के बाद धीरे धीरे स्क्रीन टाइम पे एक्सपोज होना हमारी आज की मजबूरी है। क्योंकि जिस डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जिस आधुनिक दुनिया में हम जी रहे हैं, अब ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन आप उसको कई मायनों में अच्छा कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे घर के स्क्रीन टाइम कम कर दें और जो वीडियो गेम्स वगैरह बच्चे खेल रहे हैं उसको कम कर दें, साथ में अच्छा पोषण दें और उनको विटामिन सपोर्ट दें, जो मल्टीविटामिन सपोर्ट देंगे और विटामिन सी देंगे। ये सारे विटामिन से क्या होगा कि उसकी आंखों की रोशनी जो हमारे डेवलपमेंट फेज में है वो अच्छा होगा। सर जैसे स्क्रीन टाइम तो अब आपने बताया डिजिटलाइज वर्ल्ड में रहते हैं, तो अब बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में पुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं आपके माध्यम से सारे स्कूल प्रबंधनों को ये बताना चाहूँगा कि इसमें आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर आप जैसे 7-8 क्लासेज लगभग हर बच्चे के होते हैं, उसमें से एक क्लास मैंडेटरी होनी चाहिए और उसमें ये देखना चाहिए कि उसके नंबर भी ऐड हों और उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें। क्लासेस मुझे लगते हैं लगभग सारे स्कूल्स में होते हैं फिजिकल एक्टिविटी के, लेकिन बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और जो टीचर्स होते हैं वो भी उस पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर एक्टिवली आप उसको मार्क्स इंसेंटिव बना देंगे तो मुझे लगता है बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है लेकिन वो फिर ग्राउंड से आ करके अब वो मोबाइल में शामिल हो गया। बच्चे उस स्पोर्ट्स को मोबाइल पे खेलना चाहते हैं, चाहे वो लॉन टेनिस हो, क्रिकेट हो। मुझे लगता है उन्हें मोबाइल से निकाल के हमें ग्राउंड पे लाना चाहिए और इसमें एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। एक टीचर या एक अभिभावक ही नहीं, एक समाज को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि पीछे जो स्पोर्ट्स के प्रति सरकार ने भी पॉजिटिविटी दिखाई है, उसका फ़र्क पड़ा है। अब स्पोर्ट्स भी एक प्रोफेशन के रूप में माना जा रहा है। जी सर, अगर कोई बच्चा मान लीजिए फिज़िकल एक्टिविटी में इंटरेस्टेड ही ना हो, उसको वो कितनी भी कोशिश कर ले वो फील्ड पे दौड़ ही नहीं पाता, तो ऐसे में उस बच्चे को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, और या फिर उसको कोई अंडरलाइनिंग बीमारी है जो वो नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो हमें उसकी एक जांच होनी चाहिए कि क्या क्या उस डेफिशिएंसीज है उसको, क्या उसको बैलेंस डाइट मिल रही है कि नहीं, कहीं वो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन का शिकार तो नहीं है, कहीं वो एनेमिक तो नहीं है। अगर उसकी शारीरिक जांच सही पाई जाती है, इसके बाद अभिभावक का और शिक्षक का दोनों का एक इक्वल रोल होता है। आपको उसके साथ, बच्चे के साथ आपको बच्चा तो बनना ही पड़ेगा और आपको भी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप देखोगे कि बच्चे हमेशा पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। अगर वो देखेगा कि पेरेंट्स बैठ के मोबाइल देख रहे हैं तो वो भी देखना चाहेगा। सही बात है। तो ये शुरुआत, कहते हैं कि सबसे बड़ा स्कूल हमारा घर होता है, तो वहीं से शुरुआत करें और एक शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं मंजिल की तरफ आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जी सो ये सब बातें हो गई। अब सबसे ज़्यादा क्योंकि हम दिवाली ख़त्म हुई है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, हम लोगों को ही सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो बच्चों के लिए ये जो अब ये फ्लू सीज़न भी है, तो ये पोल्यूशन से बच्चों को कैसे बचाया जाए और इनसे क्या बीमारियां रिलेटेड हैं? देखिए, पॉल्यूशन है और हर जाड़े में काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि अब पहले नहीं रहता है। अब आजकल ऐसा हो गया है कि इंडिया में अगर 200-250 AQI है तो हम उसको नॉर्मल समझते हैं। चर्चा तभी होती है जब AQI 350-400 होता है। तो ये देखें कि गिरावट इस मात्रा में आ गई है कि हम ख़राब को ख़राब नहीं मानते, बहुत ख़राब को कहते हैं कि हाँ ये चिंता की बात है। तो इस पर सोचना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो इसमें ग्रसित होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से होते हैं और हमारे क्लिनिक्स में अभी पेशेंट भी बहुत आ रहे हैं। सर्दी, खांसी, सांस की बीमारी, गले में सूजन, ये सब बहुत ही कॉमन है और इसके लिए आप बच्चे को गुनगुना पानी दें, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। और एक बार फिर याद दिलाऊंगा, इसके लिए नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें, जिसमें च्यवनप्राश, आंवला की चटनी है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम जैसे ठंडे पदार्थों से बचाएं बच्चों को। और नियमित रूप से आप 6 महीने तक उस पर वर्क करें। तभी ऐसे वक्त जब आएंगे जब वायरल इन्फेक्शन काफ़ी होगा तो आपका बच्चा उससे लड़ पाएगा।
सो फ्लू वैक्सीन भी कोई ऐसा कुछ होता है, और ये वैक्सीन कब लेनी चाहिए बच्चों को, और कितनी उम्र से कितने उम्र के बच्चों को लेनी चाहिए? अच्छा प्रश्न है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इसको बोलते हैं, जी। H1N1 बीमारी के लिए आता है। लेकिन इसमें जो हमारे वैक्सीन के अंदर जो होते हैं मात्रा, वो आपको विभिन्न प्रकार के वायरल इन्फेक्शन में मदद करती है। जी। ये किसी खास करके तो H1N1 बीमारी स्वाइन फ्लू के लिए होती है, लेकिन बाकी भी जो कॉमन इलनेस होती है उसमें मदद करती है आपको। और ये सबसे अर्ली बात करें तो 6 महीने के जब बच्चा होते हैं तो हम पहला डोज देते हैं, दूसरा डोज 7 मंथ्स पे होता है, और उसके बाद प्रति वर्ष एक बार ये वैक्सीन लेनी चाहिए। तो इसकी जो क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो 8 महीने से 1 साल के बीच रहती है, और इसमें हमेशा नए नए स्ट्रेन्स ऐड होते हैं। तो इस वैक्सीन की एक्सपायरी छोटी होती है, तो हर 6 महीने में मार्केट में नया स्ट्रेन आता है। तो बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेनी चाहिए। अच्छा। ये काफ़ी लाभकारी है। आपने कोविड के वक्त में देखा था, जब हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी, बहुत लोगों ने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ली और इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जी। सर, फ्लू से बचने के लिए, अब तो ये सीज़न वैसा ही है, उसके लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स जो पेरेंट्स ले सकते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, कोई ऐसे हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आपको गैदरिंग से बचना चाहिए, बाहर की जितनी कम से कम। आप देखें अभी दिवाली के वक्त में लोगों ने ट्रैवलिंग भी बहुत करी, रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा थे, पॉल्यूशन बढ़ेगा ही, तो हमें आउटसाइड ट्रैवलिंग से बचना चाहिए और नेचुरल चीज़ों से बच्चों को बढ़ाना चाहिए। सप्लीमेंट ज़रूर दें, विटामिन सी सप्लीमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं, और नेचुरल विटामिन सी रिच युक्त फूड जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जी। सर, फ्लू सीज़न के दौरान हम इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं बच्चे की, और कोई ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है क्या? बिल्कुल बूस्ट होती है मैम, और मैं चाहूँगा कि ये फ्लू के सीज़न में ना करके आप साल भर करें। और जब आप नियमित रूप से कोई चीज़ करते हैं तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी। तो उसके लिए जैसा मैंने बताया, प्रोटीन रिच खाना, जैसे दालें हुई, सोयाबीन हुआ, पनीर हुआ, और नेचुरल चीज़ें जैसे सब्जियां हैं और च्यवनप्राश है, आंवला है, ये काफ़ी ज़्यादा विटामिन सी युक्त होती है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि आपको इम्यूनिटी बढ़ाती है और अंत में आपको किसी भी प्रकार की बीमारी में लड़ने की क्षमता देती है। तो ये सब सर हमने बात कर ली है, सीजनल फ्लू हो गया। अब सबसे ज़्यादा आजकल पेरेंट्स बहुत एम्फेसिस देते हैं, मतलब स्कूल हो गया, स्कूल के बाद वापस आते ही बच्चे को ट्यूशन भेज दिया, ट्यूशन से वापस आया, स्केटिंग क्लास चला गया, फिर स्विमिंग क्लास चला गया। तो इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? देखिए, अगर आप ये बात कर रहे हैं ग्रोथ की, सक्सेस की, जी। तो जैसे कहते हैं सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इसके साथ आपको एक टाइप की परेशानी, मानसिक दबाव, और जो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की बात है, जो पियर्स बनने की क्षमता और उसकी जो चाहत है, उसके साथ आपके मानसिक दबाव तो पड़ेगा ही। आज आप देखें कि जो पहले 75% मार्क्स को बहुत अच्छा समझा जाता था, आज लगभग हर स्कूल में 100 नंबर आ रहे हैं बच्चों के। तो एक अतिरिक्त दबाव है बच्चे को, इसको हम झुठला नहीं सकते हैं, और ना तो इसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रहेगा ही। आज की डेट में वही सर्वाइव करेगा जो सबसे फिट है। तो इसके लिए पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स को बच्चे को समझना पड़ेगा, एक कम्युनिकेशंस का माध्यम डेवलप करना पड़ेगा, बच्चे की चीज़ों को समझना। जब बच्चा आपसे अपनी समस्या को डिस्कस करता है, जब आप उससे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी समस्या पे आप वर्क कर सकते हैं। जब वो बात नहीं करता है तो अंदर से कुंठित हो जाता है और कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाता है। जब आप किसी चीज़ को शेयर करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उससे समस्या सॉल्व होगी, और अगर आप उसको अंदर रखेंगे और आप बच्चे को डांट करके या उससे ज़बरदस्ती कोई चीज़ कराना चाहते हैं तो उसका बेस्ट बाहर नहीं आएगा। सही बात है। तो कम्युनिकेशन फ्रॉम द पेरेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल अच्छे स्कूल्स, मैं अच्छा स्कूल वर्ड नहीं यूज करूँगा, कुछ ऐसे प्रीमियम स्कूल्स हैं, आईवी स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं, एंड दे हैव इम्पॉर्टेंट रोल। बाहर भी जाएंगे तो काउंसलर्स होते हैं। अब ये समय आ गया है जब काउंसलर्स को हम ऐसा नहीं समझे कि कोई बीमारी है, वो एक गाइडेंस होता है पॉजिटिविटी का, जो कि मेंटल बैलेंस को बरकरार रखता है। वो काउंसलर गाइड सिर्फ ये नहीं करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट्स आपको लेना चाहिए, बल्कि आपकी समस्याओं पे भी वर्क करते हैं। जी। और मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों पे वर्क करें, एक दोस्त का रोल अदा करें जिससे वो अपनी सारी चीज़ें कह सके। और ये जानना ज़रूरी है कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, क्या उसे पसंद है, तभी वो अच्छा कर पाएगा। और हर बच्चे की एक क्षमता है। आप अगर बच्चे को क्षमता से ज़्यादा दबाव देंगे तो वहाँ पे नकारात्मक प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। तो बच्चे के दोस्त बने, उसके साथ दे,
स्कूल की फ़ीस भरना या सिर्फ सुविधाएं देना ही पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग का मतलब है कि उसके हर भावनाओं का आप कद्र करें और उसमें आप कहाँ तक योगदान कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी सर। सर जैसे एग्ज़ाम से पहले बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है, जैसे हम अब इसको नाम दे सकते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन और ये सब। तो बच्चों में क्या लक्षण होते हैं और हम कैसे पता लगाएं कि बच्चे को एंग्जाइटी है या बच्चे को डिप्रेशन है? जैसा कि आपने बताया कि एग्ज़ाम के वक्त जो प्रेशर होता है, इसमें मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी बदलाव करनी चाहिए। अभी भी इंडिया में क्या है कि ज़्यादातर स्कूल्स में या ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम्स के वक्त में पढ़ते हैं, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि उनसे कोई पूछता ही नहीं कि तुमने अगस्त में पढ़ाई करी क्या सितंबर में। आप बाहर के बोर्ड्स देखोगे तो उनमें रेगुलर असेसमेंट्स होते हैं, रेगुलर मार्किंग चलती रहती है, तो बच्चा काफ़ी हद तक तैयार होता है। और जहाँ तक अगर इस बात का करें कि अगर उसे डिप्रेशन है या दबाव में है तो कौन से लक्षण होंगे, आप देखेंगे अपने बच्चे में कि जब वो दबाव में होगा तो कम कम्युनिकेट करेगा, वो गुमसुम रहेगा और उसके चेहरे पे वो परेशानी झलकेगी, उसको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, क्योंकि एक दबाव रहता है, अतिरिक्त दबाव रहता है कि मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ या मैं अच्छा एग्जाम के लिए तैयार नहीं हूँ। और अगर पेरेंट्स 12 महीने इस बात का ध्यान रखेंगे, विश्वास कीजिए दोस्तों, एग्ज़ाम के वक्त में आपका बच्चा पूरी तरीके से तैयार होगा। तो आज हमने बहुत सारी बातें करी बच्चों के वेलबींग को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके। थैंक यू सर टाइम निकालने के लिए। आई होप हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा हो और कुछ इंसाइटफुल आप भी लेके गए हों अपने साथ। मिलेंगे अगले ट्यूसडे हेलो डॉक्टर के एक और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। आज तक रेडियो सुनते रहिए और यूट्यूब पे भी हमें ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।